हादसे के बाद मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा फैसला करते हैं कि अब बच्चों की आगे की पढ़ाई पुणे उनके शहर में ही होगी। आरजू की तबीयत को देखते हुए सब वापस चले आते हैं, लेकिन उनकी तमाम कोशिश के बाद भी आरजू अब पहले वाली आरजू नहीं थी। वो अब चुपचाप रहने लगी थी। उसका ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बीतता था। इससे सब परेशान रहने लगे। एक दिन रेहान ने गुस्से से पूछ लिया, आखिर तू चाहती क्या है? तुझे पता है ना तू हम सब के लिए क्या मायने रखती है? तुझे दिखाई नहीं देता अंकल आरव सब कितना परेशान है? तू तू ना हमारी आरजू है ही नहीं। अरे हमारी आरजू तो कभी किसी को उदास देख ही नहीं सकती थी, लेकिन तू तू तो खुद सबको रुला रही है। अरे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, उसे ठीक करेंगे। कुछ चाहिए तो बोलो ना, ला के देंगे। लेकिन ऐसे चुपचाप रहकर क्या साबित कर रही हो तुम? ऐसे तो क्या कर सकती है? हाँ देख, अब अगर तूने अपना नाटक बंद नहीं किया ना तो हम सभी तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। फिर पड़ी रहना तो इस कमरे में अकेली। अपनी प्रॉब्लम, अपना गुस्सा तो निकाल दिया, लेकिन कभी सोचा जिसके पास कोई नहीं होता उनका क्या? आप और हम सब बहुत लकी हैं। माना हमारी माँ नहीं है, लेकिन पापा तो हैं, भाई हैं, आप हैं हमारा ध्यान रखने के लिए। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कितने और लोग हैं जिनके पास कोई नहीं है। और वो नेट पर सर्च करके अनाथ और बेसहारा लोगों के बारे में बताने लगी और अंत में पूछा, आप या हमने हमने कितनी बार उन लोगों के लिए कुछ भी किया है? हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यूं इस तरह से बंद कमरे में रहने से आप उनकी मदद कर पाएंगी? हाँ? मिस्टर शर्मा जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने समझाया, बच्चे इस तरह खुद को तकलीफ देकर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। पहले खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी आप उनकी मदद कर पाओगे। और फिर उन्होंने उन सबको एनजीओ और बाकी संगठनों के बारे में बताया, और ये भी कि वो उन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर सबको एक अलग तरह की फीलिंग महसूस हुई। आरजू भी अब काफी हद तक संभल चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो ढेर सारी पेंटिंग्स बनाएगी और फिर उनका एग्जीबिशन लगाएगी। फिर उन पैसों से वो उन जरूरतमंदों की हेल्प करेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन आरजू के मन में अभी वो बात कहीं ना कहीं छिपी थी, और रेहान भी ये बात अच्छे से जानता था। इसीलिए जब उसने आरजू को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया, तो सबसे पहले उसे उसके सपने की याद आई। आज का दिन। आरजू ने एक बार अपने चारों ओर देखा और फिर वो रेहान से लिपट गई। रेहान ने भी उसे अपने आप में कहीं छुपा लिया। थोड़ी देर बाद जब वो उससे अलग हुई तो उसकी आंखें नम थीं, जिसे रेहान ने अपने हाथों से साफ किया और उसके माथे को हल्का सा किस किया और फिर एक बार उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुई तो रेहान उसे सारा अरेंजमेंट दिखाने लगा। कुछ देर बाद ईशा वहां आई और उसने आरजू से पूछा कि सब ठीक है या वो कुछ चेंज करना चाहती है, तो उसने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। फिर ईशा ने उन लोगों को मिसेस आहूजा से मिलवाया, जो एक एनजीओ चलाती है, जिनका मेन मोटो बेघर और बेसहारा लोगों को हेल्प करना होता है। ईशा उसे बताती है कि इस एग्जीबिशन से होने वाली सारी कमाई उनके एनजीओ को जाएगी। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं जब मिस्टर मित्तल, मिस्टर दयाल, मिस्टर शर्मा और आरव वहां आते हैं और फिर सब बातें करने लगते हैं। एग्जीबिशन करीब 2 बजे तक चलता है, जिसमें वहां लगी आधी से ज्यादा पेंटिंग्स बिक गईं और एक अच्छी खासी रकम जमा हो गई, जिसे मिसेस आहूजा को दे दिया गया ताकि वो जरूरतमंदों तक उसे पहुंचा सके। दूसरी तरफ रेहान की मेहनत और लगन से मिस्टर दयाल काफी इम्प्रेस थे, तो उन्होंने उनकी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी डील फाइनल कर ली। सब खुश होते हैं। तभी रेहान कहता है, यार गोलू, मैंने तो तेरा गिफ्ट दे दिया, लेकिन आज फ्रेंडशिप डे पर तूने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। और वो झूठ मूठ में गुस्सा हो जाता है। उसकी नौटंकी देखकर सब हंसने लगते हैं और फिर सब वहां से एक खास जगह के लिए निकल जाते हैं। बाकी तो सब मजे से जा रहे होते हैं, बस रेहान की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, जिससे उसे कुछ आइडिया नहीं होता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, और वो परेशान हो रहा होता है। लेकिन उसे ऐसे देखकर सब हंस रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो लोग उस जगह पहुंच गए तो फिर रेहान को उस पट्टी से आजादी भी मिल गई। वहां का नजारा देखने के बाद अब चकराने की बारी रेहान की थी। आरजू और बाकी सब रेहान की आंखों पर पट्टी बांध कर एक खास जगह लेकर जाते हैं उसे,
जब रेहान की आंखों से पट्टी हटती है तो वो एक पल को विश्वास ही नहीं कर पाता। वो इस वक्त अपनी माँ के होटल के बाहर खड़ा है। वो सोचने लगता है कि ये लोग उसे वहां लेकर क्यों आए हैं। वहीं बाकी सब उसे वैसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तब मिस्टर शर्मा उसे कहते हैं, क्यों भाई, अब क्या सारा दिन यहीं खड़े रहना है या फिर अंदर भी चलना है? रेहान दरवाजा खोलकर अंदर आता है और लाइट ऑन करता है तो वहां का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो वो जगह बहुत बुरी हालत में थी। जगह जगह से प्लास्टर झड़ रहे थे, कुर्सी टेबल पर धूल जमी हुई थी, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन लेकिन आज तो सारा नजारा ही बदला हुआ था। सारा फर्नीचर बिल्कुल अपनी जगह पर सेट है, हर जगह बिल्कुल साफ। और दीवारों पर ये पेंटिंग्स। तो ये था तेरा आर्ट एंड क्राफ्ट? रेहान ने आरजू को घूरते हुए पूछा। आरव भी, जो अब तक ये सोच रहा था कि ये सब कुछ मिस्टर शर्मा ने किया है, उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है और वो भी उसे घूरने लगता है। वो मैं वो और मौका देकर आरजू वहां से भागने लगती है और वो दोनों उसके पीछे भागते हैं। उनको ऐसे लड़ते देखकर मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल हंसने लगते हैं। थोड़ी देर भागने के बाद फाइनली वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे घेर कर घूरना शुरू करते हैं। वो सब मैंने अकेले नहीं किया, मैंने तो बस आइडिया दिया था, बाकी सारी रिपेयरिंग तो अंकल ने करवाई थी। अच्छा, स्मार्ट बन रही है तू, हाँ? अब बस तो ये बता दे कि ये सारी पेंटिंग्स किसने बनाई? वो सब तो। और फिर उन्हें आरजू बुद्धू बनाकर वहां से भाग गई और जाके अपने पापा के पीछे छुप गई। पापा देखिए ना, ये दोनों मुझे कैसे डरा रहे हैं। अच्छा, और झूठ बोलते वक्त ये क्यों नहीं सोचा था, हाँ? आरव ने भी शिकायत लगाई। अगर सच बोल देती तो सरप्राइज कैसे रहता? मिस्टर मित्तल ने हंसते हुए आरजू की साइड ली तो आरजू भी उन्हें चिढ़ाने लगी और दोनों पापा उन बच्चों की नौटंकी देखकर हंसने लगे। 3 बजते बजते वो लोग वहां से निकल गए। अब पंडित जी ने भी तो 6 बजे का मुहूर्त दिया था गौरी पूजा का, उससे पहले उसे तैयार भी होना था। हाँ? रेहान अपने कमरे में अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा था। वैसे तो मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा ने उसे फ्राइडे को ही बता दिया था कि आज उसकी एंगेजमेंट है आरजू के साथ, लेकिन एग्जीबिशन की तैयारी में उसने अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाया और अब वो परेशान हो रहा था कि वो कैसे क्या करे। तभी मिस्टर शर्मा एक पैकेट लेकर आए और कहा, रेहान बच्चे, आज तुम ये पहनोगे। भाई, शादी ना सही, एंगेजमेंट ही सही, पर आज हम लड़के वाले बनकर जा रहे हैं उस घर में, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनकी बात सुनकर रेहान ब्लश करने लगा और मिस्टर शर्मा मुस्कुराते हुए उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं मेरे बच्चे। आरजू ने आज तक हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया और मैं जानता हूं कि वो आगे भी तुम्हारा इसी तरह साथ देगी। इससे भी ज्यादा बड़ी बात, तुम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की इज्जत की है, एक दूसरे पर अटूट भरोसा किया है और यही तुम्हारे रिश्ते की मजबूती है। रिश्ते में अगर प्यार है लेकिन भरोसा और इज्जत नहीं है तो उस रिश्ते में घुटन होने लगती है। वहीं अगर रिश्ते में प्यार कम हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे के लिए इज्जत और भरोसा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बच्चे, चाहे जो हो जाए, आरजू पर अपना भरोसा मत कम होने देना। वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, उसका हमेशा ख्याल रखना। पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने और अंकल ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे हमेशा निभाऊंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर वो उसे तैयार होने के लिए बोलकर चले गए और रेहान मुस्कुराते हुए अपने फोन में आरजू की तस्वीर देखते हुए कहता है, सुना तुमने, पापा भी यही चाहते हैं कि हम हमेशा साथ रहें। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो, पर रेहान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। दूसरी तरफ आरजू भी तैयार हो रही थी और आज उसे तैयार करने की जिम्मेदारी आरुषि ने संभाली हुई थी। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी, ब्लू बॉर्डर की पिंक कलर में साड़ी, जिसके साथ उसने मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी, साथ में न्यूड मेकअप के साथ बालों को हल्का कर्ल करके खुला छोड़ा था। मिस्टर मित्तल उसे लेने के लिए जब रूम में आए तो उसे देखकर इमोशनल हो गए। आरुषि ने जब उन्हें ऐसे देखा तो वो बाहर चली गई। मिस्टर मित्तल ने आरजू का हाथ पकड़कर कहा, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ की तरह।